चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि JWT क्या होता है या फिर जेसन वेब टोकन क्या होते हैं। तो पहले इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जेसन वेब टोकन इज एन ओपन स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस अ कॉम्पैक्ट एंड सेल्फ कंटेन्ड वे फॉर सिक्योरली ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज एज जेसन ऑब्जेक्ट। इस लाइन का मतलब ये है, एक तरीका है जो एक मतलब बेसिकली कॉम्पैक्ट तरीका है एंड सेल्फ कंटेन्ड, यानी कि खुद से ही अपने आप को पूरा करता है। अ वे ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, तरीका है इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए दो पार्टीज़ के बीच में एज अ जेसन ऑब्जेक्ट। तो जिसका डेटा टाइप होता है वो जेसन ऑब्जेक्ट होता है। और दो पार्टी से यहाँ पे आप दो पार्टीज़ का मतलब आप यहाँ पे मान सकते हैं API और क्लाइंट। ठीक है। तो क्लाइंट आपका वेबसाइट हो सकता है या फिर मोबाइल ऐप हो सकता है, और API आपकी दूसरी पार्टी हो जाती है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सिक्योरली इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए, जो कि जेसन फॉर्मेट में होती है, उसके लिए आप JWT यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड बिकॉज इट इज़ डिजिटली साइंड। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो और इसको वेरीफाई भी कर सकते हो बिकॉज ये डिजिटली साइंड होती है। डिजिटली साइंड का मतलब क्या है, इसको हैश या एनक्रिप्ट करने के बाद ही ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन को नहीं, बट पार्ट ऑफ इट। इसका मतलब क्या, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। JWT कैन बी साइंड यूजिंग अ सीक्रेट और अ पब्लिक प्राइवेट की पेयर यूजिंग अ RSA और EC/DSA एल्गोरिथम। इस लास्ट लाइन का मतलब ये है कि इसको साइन कर सकते हैं। ये जो हम डिजिटली साइन वाली जो बात करते हैं वो यही है कि हम इसको साइन कर सकते हैं यूजिंग अ सीक्रेट की। सीक्रेट की के लिए आप जो एल्गो यूज़ करोगे वो है HMAC एल्गोरिथम, जो जैसा आपने SHA-256 सुना होगा, इसके अंदर ये सारे आते हैं। या फिर एक पब्लिक प्राइवेट की वाला जो एल्गोरिथम्स होता है, जैसे RSA और ऐसे दूसरे जो एल्गोरिथम्स होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। व्हेन टू यूज़ इट, तो हम जो यूज़ केस डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक वेबसाइट का, कि एक वेबसाइट है जो कि API से इंटरेक्ट करना चाहती है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप एक यूज़र को लॉगिन करवाने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हो, तो आप कैसे दिखाओगे? तो जो यूज़र इन्फॉर्मेशन फेच करवाना चाहता है वो वेरीफाइड होना चाहिए, है ना। कि अगर सपोज़ मैंने लॉगिन किया और मैं बोलता हूँ कि मुझे मेरी पर्सनल डिटेल देखनी है, तो आप कैसे वेरीफाई करोगे जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो एक्चुअली में वही है जो वो बताने की कोशिश कर रहा है, कोई इम्पर्सनेटर नहीं है, कोई धोखा नहीं दे रहा है। ठीक है। तो ये वाला एक यूज़ केस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कोडिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो जब हम एक जेसन वेब टोकन बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक X वाला पहला हो गया, Y वाला दूसरा हो गया और Z वाला तीसरा हो गया, और इन सब के बीच में डॉट होता है। ठीक है। तो जो पहला पार्ट है उसे हेडर बोलते हैं, सेकंड पार्ट को पेलोड बोलते हैं, थर्ड पार्ट को सिग्नेचर बोलते हैं। जो पहला पार्ट हेडर होता है उसके अंदर आपका टाइप ऑफ टोकन क्या है और इसमें एल्गोरिथम कौन सा यूज़ किया है वो लिखा हुआ होता है। ठीक है। जैसे HMAC, SHA-256 जैसे मैं ऊपर बात कर रहा था आपसे, या फिर RSA। तो यही चीज़ फिर हम पहले पार्ट के अंदर डाल करते हैं। ELG आपका एल्गोरिथम हो गया और टाइप JWT हो गया। ठीक है। दूसरा पार्ट होता है आपका पेलोड का। पेलोड के अंदर 3 टाइप की इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं, उनको हम क्लेम्स ही बोलते हैं। तो एक होता है रजिस्टर्ड क्लेम, एक होता है पब्लिक क्लेम, एक होता है प्राइवेट क्लेम। ठीक है। ये हो गया हेडर में पेलोड में 3 टाइप की क्लेम्स हो सकते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे रजिस्टर्ड क्लेम बोलते हैं, पब्लिक क्लेम बोलते हैं, फिर प्राइवेट क्लेम बोलते हैं। ठीक है। ये पेलोड का पार्ट है। तो रजिस्टर्ड क्लेम क्या होती है? दीज आर सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्लेम्स विच आर नॉट मैंडेटरी बट रिकमेंडेड। ये क्लेम्स मैंडेटरी नहीं है, पर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि ISS का मतलब होता है इसको किसने इशू किया था। EXP, ये टोकन एक्सपायर कब हो रहा है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसकी ऑडियंस क्या है, और ऐसे और भी क्लेम्स होते हैं, रजिस्टर्ड क्लेम्स होते हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है, पर आप यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा। पब्लिक क्लेम्स की जो डेफिनेशन है आप उसको ऐसे ही समझ लीजिए। मैंने 1-2 एग्जांपल ढूंढने की कोशिश की थी, पर मुझे सेटिस्फैक्ट्री कोई एग्जांपल मिला नहीं, तो उसकी मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा। तो इसकी डेफिनेशन बोलती है दीज कैन बी डिफाइंड एट विल बाय दोज यूजिंग JWT, यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार इनको बना सकते हैं। बट टू अवॉइड collisions दे शुड बी डिफाइंड इन द IANA जेसन वेब टोकन रजिस्ट्री। तो एक वेबसाइट है, तो ये उनके साथ कुछ कोलाइड ना कर जाए, है ना। तो उसके लिए आपको दे शुड बी डिफाइंड, एक वेबसाइट है वहाँ पे डिफाइंड होने चाहिए। और टू बी डिफाइंड एज अ URI दैट कंटेन्स अ collision resistant नेम स्पेस, या फिर आप एक तरीका क्या कर सकते हैं, क्या कि नेम स्पेस अपेंड कर सकते हैं और फिर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका यहाँ पे पॉइंट ही है कि जो अभी ये आप क्लेम्स बनाएंगे तो इसका नाम यूनिक होना चाहिए,
या तो आप खुद से यूनिक बनाइए या फिर जो ये वाली वेबसाइट है यहाँ से यहाँ पे जो नाम डिफाइंड है उसके साथ ये कोलाइड नहीं करनी चाहिए। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, इसका कोई ऐसा मुझे एग्जांपल भी नेट पे नहीं मिला जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, पर बस इसको पढ़ लेता है अभी पढ़ने के लिए। और प्राइवेट क्लेम्स वो होते हैं जो हम खुद से कस्टम क्लेम्स बनाते हैं, उनको हम प्राइवेट क्लेम्स बोलते हैं। ठीक है, जो बेसिकली पब्लिक और स्टेट के अंदर फॉल नहीं करते हैं, मैच नहीं करते, वो प्राइवेट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी लिखी हुई है। दीज आर द कस्टम क्लेम्स क्रिएटेड टू शेयर इन्फॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज। बिटवीन पार्टीज मतलब जैसे मैंने कहा था आपकी एपीआई और एक वेबसाइट that agree on using them and are neither registered और public claims, जो कि ना तो रजिस्टर्ड है ना कि पब्लिक क्लेम्स है, वो आपके प्राइवेट के अंदर आते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल हो गया आपका ये वाला सब्जेक्ट नेम और एडमिन। सब्जेक्ट तो इसमें ये रहा, ये रजिस्टर्ड क्लेम का पार्ट है, तो जैसा कहा था कि मैंडेटरी नहीं, पर आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। सब्जेक्ट हो गया, नेम हो गया, एडमिन हो गया। ठीक है, लास्ट पार्ट होता है आपका सिग्नेचर, जो ये जेड वाला है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर कैसा होता है कि इट इज़ टू क्रिएट द सिग्नेचर पार्ट यू हैव टू टेक द एनकोडेड हेडर, एनकोडेड पेलोड, अ सीक्रेट, द एल्गोरिथम स्पेसिफाइड इन द हेडर एंड साइन दैट। ठीक है, तो एक ज़रूरी चीज़ आप बता दूं, जब आप ये पेलोड बनाते हैं तो इसमें कभी भी कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करिएगा, क्योंकि ये कुछ एनक्रिप्टेड नहीं होती, इसे कोई भी पढ़ना चाहे तो खोल के पढ़ सकता है। जो सिग्नेचर वाला पार्ट होता है वो एनक्रिप्टेड होता है, वो आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, जो ये पेलोड होता है और जो हेडर होता है ये कोई भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, क्योंकि ये बेस 64 से एनकोडेड होता है। इसमें कुछ एल्गोरिथम, इसमें कोई एनक्रिप्शन नहीं लगा होता है, ना तो कोई हैश हुआ होता है। ठीक है, ये मैं दिखा दूंगा आपको, इसका एग्जांपल दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो जो सिग्नेचर पार्ट होता है उसको हम हैश कर देते हैं वो एल्गोरिथम से जो हमने स्पेसिफाई कर रखा था हेडर के अंदर, और एक सीक्रेट की हमारे पास ऑलरेडी होती है, हम उसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये यही है, बेस 64 एनकोडिंग होती है हेडर पे, साथ में डॉट अपेंड कर दिया। बेस 64 एनकोडिंग होती है पेलोड पे, सीक्रेट की के साथ इस पर इसको हैश कर देते हैं। ठीक है, ये आपका सिग्नेचर पार्ट हो जाता है। तो मैं सिर्फ आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक वेबसाइट है JWT.io करके, इसमें डीबगर वाले पे जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा। तो इनके पास ये ऑलरेडी इन्होंने कॉपी पेस्ट कर रखा है टोकन। देखिए यहाँ पे डॉट है, ये आपका इतना हेडर पार्ट हो गया, ये इतना पर्पल वाला आपका हो गया पेलोड, और लास्ट वाला है आपका सिग्नेचर। ठीक है, तो देखिए हेडर के अंदर क्या आ रहा है, आपका एल्गोरिथम कौन सा यूज़ किया है वो आ रहा है, इसका टाइप आ रहा है JWT। पेलोड के अंदर क्या आ रहा है आपका सब्जेक्ट, नेम और IAT बेसिकली आपका इशूड एट, किस समय पे ये इशू किया गया था। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रही है सेकेंड सिंस यूनिक्स इपॉक। तो इसका मतलब होता है 1970 1 जनवरी रात के 12 बजे से कितने सेकंड अब तक हो चुके हैं। ठीक है, फिर आपका आता है, ये आपका सिग्नेचर वाला पार्ट है, लास्ट वाला, जैसे मैंने कहा था ये आपका एनक्रिप्टेड होता है, ये फिगर आउट करना मुश्किल होता है। ठीक है, बाकी सब आपकी इन्फॉर्मेशन कोई भी पढ़ सकता है। तो कभी भी पेलोड के अंदर कोई भी ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करिएगा जो कि सही नहीं है, मतलब किसी को आप दिखाना ना चाहते हो। ठीक है, अब आता है कोड के ऊपर। ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, इसके लिए जो पैकेज हमने यूज़ करना है उसका नाम है JSON Web Token। आप npm करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, JSON Web Token इसका नाम है। ठीक है, एक सीक्रेट की मैंने यहाँ पे बना ली है, आप इसको कितने भी कैरेक्टर्स का बना सकते हैं, है ना, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, जितना मैंने लिखा इतना लिखिए, इसे बड़ा करना बड़ा कर लीजिए, छोटा करना छोटा कर लीजिए। मैंने एक डमी यूज़र बना लिया है एक एरे के अंदर, narendra@gmail इसका ईमेल है, पासवर्ड है, नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल रखा है। ठीक है, तो हम बेसिकली लॉगिन वाला जो हमारा फीचर होता है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और JSON Web Token जनरेट करेंगे उस लॉगिन रिक्वेस्ट के लिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट बनाते हैं app.post का, इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा const ईमेल पासवर्ड इक्वल्स टू request.body। ठीक है, ये नोड और एक्सप्रेस यूज़ करके मैंने API बनाई है, तो बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। मैं साथ में इसका सोर्स कोड भी शेयर कर दूंगा वीडियो के साथ में। तो हमें यूज़र की डिटेल निकालनी, तो हम कैसे निकालेंगे, आप चाहें तो ऐसे डेटाबेस कि यहाँ पे डेटाबेस में इस इन्फॉर्मेशन को सेव करा के निकाल सकते हैं, पर अभी चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैंने एक एरे में डाला हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, _userlist.find i.email equals to email and password equals to password i.password। पासवर्ड हमेशा एनक्रिप्टेड होना चाहिए, है ना, डेटाबेस के अंदर जब भी सेव कराएंगे, पर अभी हमने प्लेन टेक्स्ट रखा हुआ है ताकि चीज़ें हमारी
आराम से कवर हो जाए। इफ़ यूज़र डिटेल एग्जिस्ट करती है, अगर हमें डेटा मिल गया है तो क्या करना है, एल्स तो क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस फेल्ड मैसेज यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम ये मैसेज रिटर्न कराएंगे। एल्स जो हमारा, अगर हमें इन्फॉर्मेशन दी तब क्या करना है, तो पहले तो हम पेलोड तैयार करेंगे। ठीक है, पेलोड में हम सिर्फ रिटर्न कराएंगे यूज़र का आईडी, जो कि है यूज़र डिटेल डॉट आई के अंदर। ठीक है, ये आई डी 1 है, ये रिटर्न होना चाहिए। पेलोड में इतना रिटर्न कराएंगे। और कॉन्स्ट टोकन बनाने का तरीका क्या होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। JWT डॉट साइन मेथड होता है। JWT मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवाया हुआ है, तो इसका नाम मैंने JWT यूज़ किया हुआ है इस पैकेज का। इसमें आपका आता है पेलोड, फिर आता है आपका सिग्नेचर, सॉरी सीक्रेट की। ठीक है, पहले इतने से बना के देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है हमारा। स्टेटस आएगा यहाँ पे सक्सेस, और साथ में हम टोकन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, पोस्टमैन से चला के देखते हैं। फिर मैंने ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट बनाई हुई थी। ईमेल मैंने naren@gmail डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया है। मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। कैन नॉट पोस्ट लॉगिन, ठीक है, पोस्ट है 8080 लॉगिन, सॉरी ये सब बात तो दिया ही नहीं। लॉगिन API चल रही है, मैं सेंड करता हूँ। ठीक है, ये हमारा टोकन आ गया है। एक बार इसको डिबगर पे जाके देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन इसमें क्या आई थी। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए जो मैंने आईडी भेजा था यहाँ पे दिख रहा है, और इशू डेट किस टाइम पे ये इशू किया गया ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ये इशू किया गया था 9 अगस्त को 2022 1:25 पे। ठीक है, तो ये सिग्नेचर वाला पार्ट है, ये हमें नहीं दिख रहा है, पर ये कहानी है मोटा मोटा आपकी। ठीक है, तो कभी भी इसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मत भेजिएगा जो कि क्रिटिकल हो, जो आप शेयर ना करना चाहते हो, दिखाना ना चाहते हो क्लाइंट को भी, एक यूज़र को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ इसमें इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आ रही थी। इशू डेट, ये किस टाइम पे इशू किया गया था, ये रिकमेंडेड चीज़ है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है JWT हमारे लिए, किस समय पे इशू किया गया था। अब इसमें एक चीज़ एडिशन ऐड करता हूँ मैं, इसका इसमें थर्ड पैरामीटर ऑप्शंस का होता है, और साथ में कॉल बैक का भी होता है। हम कॉल बैक यूज़ नहीं करें, हम सिंक्रोनसली ही इसको जनरेट करें टोकन को। इसके अंदर आते हैं, एक होता है एक्सपायर्स इन, कितने समय के बाद ये एक्सपायर होगा, तो हम बोलते हैं ये 1 घंटे बाद एक्सपायर होगा। 60 × 60 एक्सपायर्स इन में जो वैल्यू होती है वो सेकंड्स में जाती है, तो अगर न्यूमरिक वैल्यू होगी तो सेकंड्स में पिक करेगा, तो 60 × 60 होगा 60 सेकंड × 60 मिनट, तो 1 घंटा हो जाता है। ठीक है, अब टोकन जनरेट करते हैं, दिखता है फिर क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, इसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट। देखिए एक्सपायरी टाइम आ रहा है, ये बोल रहा है एक्सपायर होगा ये 2:26 पे, अभी 1:27 हो रहा है। 1:27 पे बना है, 1:26 58 सेकेंड्स पे, और एक्सपायर होगा ये 2:26 58 सेकेंड्स पे, यानी 1 घंटे बाद ही एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें और अगर वैल्यू डालना चाहें 1 हफ्ता 2 दिन, तो उसके लिए एक और तरीका होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि हर समय पे तो आप ये शायद से कैलकुलेट कर भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसको आसानी से लिखने का तरीका क्या होता है मैं वो दिखा देता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं इसे 1 घंटे बाद एक्सपायर, एक तरीका होता है लिखने का, ये 1H। ठीक है, 8 घंटे बाद 8H, 1 दिन बाद या 24 घंटे बाद 1 डे, 2 डे, 1 साल बाद 365 डे। ठीक है, तो ये तरीका भी है एक्सपायरी टाइम मेंशन करने का। एक बार लिख करके दिखाता हूँ। टोकन फिर से जनरेट करते हैं लॉगिन के लिए, कॉपी पेस्ट, ये होगा 2023 को, अगस्त 9 2023 1:28। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी हमारी काम कर रही है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, इसको मैं कर देता हूँ वापस से 60 पे ले आता हूँ। अब आते हैं दूसरी बारी इस डिटेल फैच करवाने की। इस टोकन को हम कैसे यूज़ करते हैं। नॉर्मली जब भी आप एक रिएक्ट में वेबसाइट बनाते हैं या फिर किसी दूसरे फ्रेमवर्क पे वेबसाइट बनाते हैं, तो इस टोकन को भेजने के बहुत सारे तरीके हैं, पर जनरली जो तरीका यूज़ किया जाता है वो डिस्कस कर लेते हैं अभी।
तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उस यूज़र की डिटेल जिसका ये टोकन है। तो उसके लिए पहले एक एंड पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे ऐप डॉट गेट डिटेल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो नोड में अगर आप API बना रहे हैं तो आप यहाँ पर एक मिडलवेयर बना सकते हैं, ठीक है। मिडलवेयर क्या होता है मैं आपको पहले बनाता हूँ, साथ में बताता भी जाऊँगा। वेरीफाई टोकन नाम से फिर 3 पैरामीटर आता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। तो इसमें होता ये है कि मिडलवेयर कैसे काम करते हैं कि जब भी आपके पास ये इस एंड पॉइंट के लिए रिक्वेस्ट आएगी तो जो इसका एग्जीक्यूशन है मेथड का, इस पे आने से पहले ये इसके थ्रू होता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। और उसके थ्रू होते हुए जाने के लिए आपको नेक्स्ट मेथड कॉल करना पड़ेगा। जैसे ही नेक्स्ट मेथड कॉल होगा तो जो इमीडिएट नेक्स्ट फंक्शन होता है वहाँ पे आपका फिर एग्जीक्यूशन पहुँच जाता है। अगर इसके पीछे मैं 1-2 फंक्शंस और डाल दूँ A, B, C, तो ये सीक्वेंस फॉलो करेगा। पहले इस मेथड पे जाएगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे और फिर इस पे आएगा, ठीक है। तो ये आपके मिडलवेयर्स होते हैं। तो हम एक वेरीफाइड टोकन का मिडलवेयर बना रहे हैं। इसके अंदर हम चेक करेंगे कि टोकन है भी या नहीं, और टोकन है तो उसके अंदर वैल्यू क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली जो तरीका होता है टोकन भेजने का वो होता है हेडर्स के अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, मैंने डिटेल की रिक्वेस्ट पहले ही बना रखी थी। तो हेडर्स में एक ऑथराइजेशन करके होता है, ये की होती है, इसके अंदर आप बेरर टोकन भेजते हैं। तो बेरर आप साथ में बेरर लिखेंगे, स्पेस से के फिर टोकन की वैल्यू को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे साथ में आपका एक और ऑप्शन होता है पोस्टमैन के अंदर, सीधा टोकन पेस्ट करने का, बेरर टोकन डालना है और सीधा इसकी वैल्यू डाल दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। आपको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग से ऑथराइजेशन डाल के फिर वैल्यू पेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा कन्वीनियंट है ऑथराइजेशन जाके डालने का। आप क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू भी भेज सकते हैं, पर नॉर्मली जो तरीका है, जो प्रेफर्ड तरीका है वो यही है कि हेडर में डालिएगा, ठीक है। सेव करता से वापस से बॉडी के अंदर आ जाइए, डिटेल की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ऑथराइजेशन मैंने टोकन यहाँ पे डाला हुआ है। मैं लॉगिन रिक्वेस्ट के अंदर जाता हूँ, यही टोकन मिला था, इसे करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया, कोड के अंदर आते हैं। अब हम लोग मिडलवेयर लिखते हैं, तो कॉन्स्ट ऑथराइजेशन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स होता है। इसके अंदर हमें चाहिए ऑथराइजेशन। तो इफ़ ऑथराइजेशन, अगर ये एग्जिस्ट करता है ऑथराइजेशन, तो क्या करना है, कॉन्स्ट टोकन बेरर इक्वल्स टू ऑथराइजेशन डॉट स्प्लिट, स्पेस था, मैं स्प्लिट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जब ये टोकन हमारे पास आता है तो ये बेरर और जो वैल्यू है उसके बीच में स्पेस है, तो बेसिकली हमें सेकंड वाली वैल्यू उठानी है, तो स्प्लिट करा देंगे और सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हम टोकन मानेंगे, ठीक है। स्प्लिट करा लिया, तो कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स टू टोकन बेरर के अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है वो हमारा टोकन हो गया। अब JWT के अंदर एक मेथड होता है वेरीफाई करके, जिसमें आप टोकन डालिएगा, जो सीक्रेट की यूज़ करके आपने टोकन बनाया था वो डालिए, और एक कॉल बैक पास करिए जिसमें या तो एरर आती है या तो डिकोडेड वैल्यू आती है। सॉरी, कॉल बैक ER फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है। इफ़ अगर एरर है कोई तो उसको यहीं से रिटर्न कर दीजिए, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 403, हम मान रहे कि टोकन में कोई इश्यू था तो 403 रिटर्न करा देंगे। सेम 403 स्टेटस का मतलब होता है एक्सेस फॉरबिडन है या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस। स्टेटस एरर मैसेज एल्स, अगर एरर है तो ये, अगर एरर नहीं है तो क्या, तो हम
तो हम निकालेंगे रिक्वेस्ट डॉट टोकन यूज़र ID इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट ID, सॉरी डिकोडेड डॉट ID, रिक्वेस्ट ही डिकोडेड, क्योंकि अभी डिकोडेड वैल्यू थी उसके अंदर ID था हमारा एट्रीब्यूट जिसमें यूज़र ID सेव थी, है ना। ये रहा ID के अंदर तो यूज़र ID सेव है, तो हम डिकोडेड वैल्यू में से ID फेच करवा लेंगे और जो एग्जीक्यूशन है वो हम नेक्स्ट मेथड को पास ऑन कर देंगे यूजिंग नेक्स्ट वाला मेथड, ठीक है। और एक एल्स वाला ब्लॉक है और वापस कवर कर लेते हैं इसको भी कि अगर हमें टोकन मिलता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो सेम 403 का रिस्पॉन्स रिटर्न करा देंगे और मैसेज क्या होगा, टोकन नॉट फाउंड, ठीक है। और वेरीफाइड टोकन हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमें यूज़र ID कैसे मिलेगी, कॉन्स्ट टोकन यूज़र ID इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट टोकन यूज़र ID, ठीक है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट के अंदर ये वाली टोकन यूज़र ID अपेंड कर दी थी। तो मैं जब हम नेक्स्ट कॉल करेंगे तो वापस जो हमारे पास एग्जीक्यूशन इस मेथड में आ जाएगा और रिक्वेस्ट के अंदर हम टोकन यूज़र ID निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डिटेल चाहिए हमें यूज़र की, कॉन्स्ट डिटेल इक्वल्स टू अंडरस्कोर डॉट फाइंड हाई डॉट ID टोकन यूज़र ID रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस सक्सेस और डिटेल, ठीक है। अब डिटेल वाली API कॉल करते हैं, ठीक है। सक्सेस आ गया और हमारे पास ID भी सही सही आ रही है और उसके करस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो भी हमें मिल ही रहा है। आप ये मिडिल वे डाल दीजिएगा वेरीफाइड टोकन वाला, जहाँ कहीं भी आपको डालना होगा, जैसे आप डालेंगे तो वो राउट आपकी प्राइवेट हो जाएगी, उसे कोई भी बिना टोकन के एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और ही एक्सपायरी वाली, ये और टच कर लेता हूँ मैं कि जैसे ही टोकन एक्सपायर होता है तो क्या होगा, तो मैं एक टोकन बनाता हूँ 1 घंटे पहले का, इस आगे माइनस डाल देता हूँ, माइनस का मतलब है कि टोकन 1 घंटे पहले एक्सपायर हो जाना चाहिए था, ठीक है। मैं वापस से लॉगिन करता हूँ, ये नया टोकन आ गया। इसकी जो एक्सपायरी पर वो देख लेते हैं एक्सपायरी कब की है, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो ये एक्सपायर हो जाना चाहिए था 12:36 पे, है ना, 1 घंटे पहले। अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो देखिए क्या होता है इस टोकन के साथ में, कॉपी डिटेल में जाता हूँ, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अब रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ठीक है। GWT एक्सपायर्ड, तो टोकन हमारा एक्सपायर हो गया, हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैसेज मिलना शुरू हो गया। तो जैसे आप एक्सपायरी वाला ये ऑप्शन ऐड करेंगे अपने JWT के अंदर, तो ये आपका ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा टोकन की एक्सपायरी।